हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिलिम्स विद हिमांशु में। तो दोस्तों, जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि मैं यूपीएससी के सारे पिछले वर्षों के पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा। तो आज उसी कड़ी में हमारा पहला वीडियो जो इतिहास के पीवाईक्यू से संबंधित है शुरू करते हैं। इसमें हम 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी इतिहास के प्रश्न आए थे उनकी चर्चा करेंगे। तो यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स में इतिहास से 8 प्रश्न पूछे गए थे। तो जो सारे विषयों जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक भारत और कल्चर, ठीक है, तो चारों पार्टों को कवर करते हैं। 8 ही प्रश्न थे तो आप समझ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः या निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था। तो इसमें दिए गए हैं कि न्यायपुत्र, शाक्य मुनि, तथागत, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है हमको। ठीक है, तो अगर हम इसमें ट्रिक्स की बात करें तो अगर मान लीजिए कि हम पढ़ते हैं इतना इतिहास, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि बुद्ध को शाक्य मुनि या शाक्य कहा जाता था, क्योंकि भगवान बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश था। शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसको हम सोचें अगर कि शाक्य से ये शाक्य मुनि हो सकते हैं, तो हमारा नंबर 2 पॉइंट यानी शाक्य मुनि सही होगा। और अगर हम देखें तो हमारा जो बी वाला पॉइंट है वो बी में है और सी ऑप्शन में है, यानी ए और डी क्या हुआ, ए और डी दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास बचे सिर्फ 2 विकल्प, बी या सी। अब इन दो में से कोई आंसर होगा। अब जरा हम देखते हैं कि बी में 2 और 3 है, सी में 1, 2 और 3 है, तो 3 तो दोनों में कॉमन है, तो यानी जाहिर सी बात है कि तथागत भी बुद्ध को कहा जाता था। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि या तो बी सही है या सी सही है। अब यहाँ पे हमारी काम आएगी हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमने मतलब बार बार रिवीजन करके एनसीईआरटी पढ़ के अर्जित की है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो बुद्ध को न्यायपुत्र नहीं कहा जाता था, न्यायपुत्र भगवान महावीर के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस आधार पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी हमने एलिमिनेशन ट्रिक प्लस अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए एक सही आंसर जो कि बी है वहाँ तक हम पहुँचे। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि पहला कथन हमारा गलत है, क्योंकि महावीर स्वामी को न्यायपुत्र कहा जाता था, ना कि बुद्धा को। ठीक है, और कथन 2 सही है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था और इनका जन्म नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक जगह है, वहाँ पर हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और इसका विवरण हमको कहाँ मिलता है, रोमनदेही अभिलेख में इसका विवरण मिलता है। ठीक है, तो और कथन 3 जो था, तो तथागत की बात कही गई थी इसमें। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, बिहार में हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही बुद्ध को तथागत मतलब कहा जाने लगा था। ठीक है, तो हमारा आंसर बी सही है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें 4 दिए हुए हैं, उसके 3-3 हैं, को एक करेक्ट करना है कि पहला यानी चंद्र, जैसे कि इनाम गांव सही है तो राज्य क्या सही है, यानी इनाम गांव क्या राज्य, इनाम गांव महाराष्ट्र में ही पड़ता है और ये जो है ये ताम्रपाषाण स्थल ही है, यानी तीनों मैच होंगे तो हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो अब हम अगर ध्यान दें, इसमें भी हम एलिमिनेशन ट्रिक का प्रयोग करना चाहें तो हम लोग जानते हैं जब हम पढ़ते हैं मतलब पाषाण काल के बाद जब हम ताम्र संस्कृति पढ़ते हैं तो उसमें इनाम गांव जोरावे बहुत चर्चा में रहते हैं। ठीक है, जोरावे संस्कृति, इनाम गांव संस्कृति, तो इनाम गांव जो है ना वो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और ताम्र संस्कृति की बात हो रही है, ताम्र कल्चर की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ ताम्र यानी तांबे से जुड़े हुए मिलेंगे हमको, जो भी है बर्छी मिली है, भाले मिले हैं या जो आभूषण मिले हैं वो तांबे से हैं। ठीक है, तो हमारा बी तो सही हो गया। अब अगर हम इस पर ध्यान पे दें कि कौन सा सही है, तो देखिए 2 किसमें है, 2 ए ऑप्शन में है, 2 बी में है और सी और डी में नहीं है। तो हम सी और डी को कैंसिल आउट कर दें, हमारे पास बचा ए और बी, या ये तो आंसर ए होगा या बी होगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमको, अब हमको अपना जो हमने पढ़ा है ज्ञान उसको लगाना होगा। ठीक है, कि कौन सा इसका आंसर सही है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो चंद्रकेतुगढ़ जो है वो उड़ीसा में नहीं है, चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, और चंद्रकेतुगढ़
एक व्यापारिक बंदरगाह शहर नहीं है, बल्कि यहाँ से टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी के बर्तन या जो भी कहें वो प्राप्त हुआ है। तो ये नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। तो मंगडू जो केरल में है और महापाषाण स्थल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम, इसका आंसर बी है। और देखिए मैंने दिया है कि पुरातात्विक स्थल जैसे चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में टेराकोटा कला स्थल है, इनाम गांव महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण स्थल है, मंगडू केरल महापाषाण स्थल है, साहिलोंडम आंध्र प्रदेश बौद्ध स्थल है। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। देखिए ये प्रश्न ना, इसको हम इस तरीके से लॉजिक से हल करने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे हम इस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखिए यूपीएससी का ना विजयनगर साम्राज्य बहुत फेवरेट टॉपिक है, वहाँ से वो लगभग प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो देखिए दो ऑप्शन हमको मिल रहे हैं, ए और बी, जो दोनों राजा जो हैं वो विजयनगर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखेंगे ना आप, तो इसमें कृष्णदेव राय, मतलब पढ़ते हैं ना कि कृष्णदेव राय जो था वो विजयनगर का सबसे मतलब प्रसिद्ध सबसे मुख्य शासक था। इसके बारे में बाबर ने भी अपनी तुझके बाबरी में विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम गैस मारे, हमको करना ही है अगर प्रश्न को, तो हम कृष्णदेव राय चुन सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर भी कृष्णदेव राय ही है कि कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली गवर्नर को भटकल में किला बनाने की अनुमति प्रदान की थी। तो मतलब हम गैस पावर लॉजिक से प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा लॉजिक, क्योंकि लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे ना, उतना प्रीलिम्स क्लियर होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अभी अगला प्रश्न है कार्नवालिस के राजस्व संग्रहण को लेके। तो इस प्रश्न को ना आयोग ने डिलीट कर दिया था, तो डिलीट कर दिया तो फिर मैं इस मतलब क्या उत्तर जाऊँ, क्या सही क्या गलत, तो मैं इसको स्किप मैंने करना, ये मतलब इसकी स्किप करना ही ज़्यादा उचित समझा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि उपनिषद में कोई नीति कथा नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो अगर हम सोचें, लॉजिक लगाएं कि उपनिषद हैं, उसमें कोई कथा रही नहीं होगी जो नैतिक शिक्षा की बात करती हो, नीति कथा की बात करती हो, तो बड़ा मुश्किल सा लगता है ना। तो अब इतना बड़ा है, उसमें कहीं हो ही सकती है छोटी सी कहानी हो ही। तो मुझे लग रहा है ना इस तरीके से आप इसको एक को एलिमिनेट कर दें, तो जैसे ही हम एक को कट करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा है बी या डी। तो बी कह रहा है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। तो हम लोग पढ़ते ही हैं कि पुराणों से पहले उपनिषदों की रचना हुई थी। तो हमारा आंसर, यानी जाहिर सी बात है कि ऑप्शन 2 सही है, यानी आंसर बी सही है। ठीक है, तो हम इस तरीके से दोनों की मतलब एलिमिनेशन ट्रिक और ज्ञान दोनों की मदद से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है कि उपनिषद शब्द यानी जो विद्या का अर्थ है गुरु के चरणों में बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान, यानी जो एक शिष्य जो था गुरु से जो डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त करता था उसका जो विवरण है उसे उपनिषद कहते हैं। इसमें अनेक नीति कथाएं हैं। ठीक है, और इनकी रचना पुराणों से पहले हुई थी। तो ये हमारा सही है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की चलते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इस प्रश्न में दो दो दिए हुए हैं कि पहला कह रहा है कि इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ या फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन 2 देखिए, कह रहा है कि रक्षा और विदेशी संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। अब देखिए इसमें भी हम एक ट्रिक्स लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 को देखिए, कह रहा है कि रक्षा और विदेशी संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। अब जरा सोचो कि वो टाइम पीरियड कब का है, 1935 अंग्रेजों के समय का। क्या अंग्रेज किसी कंडीशन में रक्षा और विदेशी संबंधी मामले विधानमंडल को देंगे? ठीक है, ऐसा हम सोच सकते हैं। जाहिर सी बात है नहीं देंगे, क्योंकि दोनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो दोनों अगर महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा 2 गलत होना चाहिए। जब हम 2 को काटेंगे तो हमारा सी चला गया और बी चला गया। अब बचा क्या, ए और डी, इसमें से कोई एक आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ा है उसका प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे कि इसमें लिखा है कि इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये सही बात है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा कि अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। ठीक है, राज्य और रियासत मिला के, और 3 विषयों में विभाजन किया गया था जो वर्तमान में भी है, संघ, राज्य, संवर्ती। ठीक है, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो लेकिन यह अस्तित्व में कभी नहीं आ सका। केंद्र में देश शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। ठीक है, और प्रांतों में देश शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है। अब इन प्रश्नों को जानते हैं, इन प्रश्नों को मुझे तो कोई ट्रिक्स दिखती नहीं है। ट्रिक्स इसमें यही हो सकती है कि आपको इनमें से कोई एक पता हो कि हाँ ये वाला मान लीजिए ये इनका है, ये इनका है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और इसके लिए हमको पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो इसमें मुझे कोई ट्रिक्स नहीं लगती है। तो इसमें भाष्य की जो रचना है और मध्यम बयायोग जो भी मतलब उससे सही से नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर यही सी है। ठीक है, तो भास जो थे उन वो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के एक नाटककार माने जाते हैं। भास ने 13 नाटकों की रचना की। अब देखिए, काव्यालंकार भामा की थी, नाट्यशास्त्र भरत मुनि की, और महाभाष्य पतंजलि की रचना थी। ठीक है, और अगले हम अपने प्रश्न पे चलते हैं, और ये हमारा शायद अंतिम प्रश्न है कि शंगभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे। तो इसका अगेन ये वही उसी टाइप का प्रश्न है कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, मुझे इसमें कोई ट्रिक्स नहीं दिखी, लेकिन अगर हम लोग पढ़ते हैं, बार बार रीड करते हैं, तो हम अपने प्रश्न को एलिमिनेट या कुछ भी जैसे आपके ज्ञान पे निर्भर करता है, तो हम इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर सी सर्वस्तिवाद विनय है। ठीक है, और बाकी अगर हमने पढ़े हुए हैं तो हमारा आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। बने रहिए, कोशिश करूंगा और बेहतर करने की। तो थैंक यू।